हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा फिजिक्स जोन। अल्फा फिजिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है गॉस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें किसी इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फिगर दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, इसके अंदर यहाँ पर सेंटर के ऊपर एक इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे। और यहाँ पर हमने ये माना है बच्चों कि ये जो वायर है इसकी एल लेंथ के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी टोटल लेंथ कितनी एल है इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की, इसकी एल लेंथ में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और यहां से हम यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर हम क्या करते हैं कि एक ऐसा गॉसियन सरफेस इसके आसपास एज्यूम करते हैं जो कि चार्ज को पूरी तरह से कवर कर ले, इनक्लोज कर ले। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है जिसकी रेडियस r है और लेंथ कितनी l है, इस वायर के बराबर, वायर की लेंथ के बराबर है, ठीक है। अब आप देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है ये एक गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। फेस नंबर 1 है नीचे जो कि सर्कुलर फेस है, फेस नंबर 2 है जो कि बीच वाला फेस है सिलेंडर का है जो कि कर्व्ड सरफेस है पूरा, और फेस नंबर 3 हमने माना है जो कि सर्कुलर फेस है जो टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस वायर के अंदर है जो कि सेंटर में लाई कर रहा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ आउटवर्ड बाहर की ओर जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो कर्व्ड सरफेस वाला है, कर्व्ड सरफेस वाला भाग है जो है सिलेंडर का है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड मींस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाएंगी, है ना, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएंगी। और यहाँ पर जो नीचे सर्कुलर 2 फेस दे रखे हैं, एक नीचे बॉटम में सर्कुलर फेस है इसका, एक टॉप के ऊपर सर्कुलर फेस है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है फेस 1 में। अगर हम इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट सपोज करें तो इस एरिया एलिमेंट का एरिया डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है सरफेस के, ये इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ds का डायरेक्शन नीचे की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो भी कर्व सरफेस एरिया है जो कि चार्ज के जो भी वायर के आसपास इनक्लोज है, कर्व सरफेस एरिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी, परपेंडिकुलर रहेगी कर्व सरफेस के, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रही है। और यहाँ पर अगर इस कर्व सरफेस के ऊपर कोई एरिया एलिमेंट सपोज करते हैं तो उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। मतलब यहाँ पर पूरे कर्व सरफेस एरिया के ऊपर कहीं पर भी अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर से निकलने वाला जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा। और दोनों के डायरेक्शन एक होने की वजह से क्या होगा, ये जो एंगल है थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 रहेगा पूरे कर्व सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है। ऊपर वाला फेस है जो सर्कुलर फेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई एरिया एलिमेंट एज्यूम करते हो तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वर्टिकली मींस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ds एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो थर्ड फेस है और फर्स्ट फेस है, दोनों सर्कुलर फेसेस हैं, दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और कर्व सरफेस में कहीं पर भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे वहां से एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बनना है, 0 बनना है। तो ये तीनों फेसेस की कंडीशन देख लिया आपने, ये पूरा एक फिगर देख लिया आपने, ठीक है ना। और इसके अंदर आप ये देख रहे हो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल है, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा एल है, ठीक है। इसके ऊपर पूरे वायर के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एल लेंथ के अंदर। हालांकि ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है लेकिन इसकी एल लेंथ के अंदर क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हमने इसकी एल लेंथ को क्या किया, एक गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि एज्यूम द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। अब हम क्या करेंगे कि टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस 3 पार्ट के अंदर है, इसके 3 फेस है, फेस 1, फेस 2 और फेस 3 मान लेते हैं, या सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 मान लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस phi of t इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e डॉट वेक्टर ds हो गया है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट फेस वेक्टर e डॉट वेक्टर ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फेस वेक्टर e डॉट वेक्टर ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड फेस
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ये तीनों फेस के अंदर हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन निकाल लेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस का। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस है, फर्स्ट फेस के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ई डीएस कॉस थीटा लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट फेस के अंदर हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री। प्लस सेकंड फेस आप देख रहे हो कि ये कर्व सरफेस एरिया है इसका पूरा। कर्व सरफेस एरिया के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एरिया एलिमेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होना है, 0 डिग्री होना है। तो यहां पर हम लिख देंगे ई डीएस कॉस 0, ई डीएस कॉस 0 लिख देंगे। प्लस थर्ड फेस के लिए हम देखते हैं, यहां पर थर्ड फेस के लिए हम देखते हैं ई डीएस। अब यहां आप देख रहे हो कि यहां पर भी ऊपर वाला सर्कुलर फेस है, एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहां भी क्या लिखा जाएगा, कॉस 90 डिग्री। अब बच्चों आप ये देख रहे हो कि ये तीनों फेस के अंदर जब हम वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस करते हैं तो cos 90 की वैल्यू तो एक्चुअली 0 हो जाती है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। थर्ड में भी आप देखते हो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बचेगा सिर्फ ये सेकंड वाला फेस। तो यहाँ पर आप देखते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ईडीएस के बराबर हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस phi of t इज इक्वल टू ईडीएस, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर रखता हूँ और डीएस को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। इस कर्व सरफेस पर पाए जाने वाला जितना भी एरिया एलिमेंट है सभी को अगर मैं जोड़ूंगा, डीएस को जोड़ूंगा, तो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। और इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया E इंटू एस हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, S इज इक्वल टू, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया मान लूं तो इसका कर्व सरफेस एरिया बनेगा 2 पाई आर एल। तो यहां पर हम लिख लेते हैं बच्चों phi of t इज इक्वल टू 2e इंटू 2 पाई आर एल। एस की प्लेस पर क्या लिख रहा हूं मैं, 2 पाई आर एल लिखता हूं यहां पर, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है कि टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज इन ए क्लोज सरफेस। तो यहां पर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, phi of t is equal to close integration of vector e dot vector ds which is equal to net charge। अब यहाँ पर टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर नेट चार्ज की बजाय क्या लिख सकते हैं हम, q लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने टोटल फ्लक्स इक्वेशन 1 में कितना निकाल लिया है, E इंटू 2 पाई आर एल निकाल लिया है। तो टोटल फ्लक्स की प्लेस पर क्या लिख देंगे, E इंटू 2 पाई आर एल। तो यहां पर आप देखते हैं बच्चों कि ये क्या लिखा जाएगा, टोटल फ्लक्स की प्लेस पर E इंटू 2 पाई आर एल, और यहां पर हमने लिख दिया QN, नेट चार्ज है ना, की जगह Q लिखा है, और Q की एक्चुअली वैल्यू यहां पर क्या दिखाई दे रही है, लैम्बडा है, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर, है ना, एक पूरे लॉन्ग वायर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, लैम्बडा इंटू एल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, विच इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाता है, और ये जो 2 पाई आर है नीचे चला जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या बन जाती है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाती है। और यही बच्चों हमारी एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, E इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर आर कैप लगा देते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कर्व सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर।